गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और मैं फिर से आपके सामने जो है आपके स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ सीटेट सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 26 जून 2011 में हुआ था। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पेपर 1 के लिए है और पेपर 1 होता है 1 से 5 के लिए, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगी 150 होती है और समय जो होंगे आपको 2.5 घंटे के होंगे। और ये बच्चे वो भरेंगे जो DLED के स्टूडेंट हैं, वही भर सकते हैं। और BEd भी हैं जो ग्रेजुएशन पास हैं, उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, वो इसके लिए अपीयर हैं, एलिजिबल हैं। तो चलिए हम लोग उस विशेष, अगर किसी को जानना हो तो वो कमेंट करेंगे, मैं उनको बता दूंगा। फ़िलहाल मैं ज़्यादा टाइम को नहीं इन्वेस्ट करूंगा, आपको सामने आपके मेन मुद्दे पर आता हूं। ये प्रश्न है, पहले से मैं PDF डाल चुका हूं, आप उसमें जो भी बनाए होंगे आप एक कलम कॉपी के साथ बैठेंगे और एक एक प्रश्न को जो एनालिसिस के साथ दिया जाएगा अपना टिक करेंगे, देखेंगे भी कि कौन सा प्रश्न कितना आप बनाए हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 1 पे। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में उपयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर जो होगा आपका स्क्रीन पे ये जा रहा है, ये आपका आंसर होगा इसका 2 नंबर का, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है। अगर किनको डाउट हो तो जरूर कमेंट करेंगे। देखिए अब इसका एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। शिक्षण प्रतिक्रिया में पाठ्यचर्या का विशेष महत्व तो है। पाठ्यचर्या का क्या होता है? पाठ्यचर्या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होता है जिसमें विद्यार्थी जो होती है प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, समझे ना। इसलिए हम लोग जो पाठ्यक्रम को इसका जो है संवर्धन किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे में क्या हो, चारों तरफ विकास हो, जिसको बोलते हैं चौमुखी विकास हो। इसलिए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी के प्रतिदिन का अनुभव प्राप्त करता है चौमुखी विकास के लिए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न 2 के नंबर है। निचले कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर जो होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। पहले ही वृद्धि और विकास पढ़ा चुके हैं। आखिर क्यों होता है? तो जो निचली कक्षा में जो भी शिक्षण हम लोग कराते हैं तो बच्चे को खेल पद्धति अपनाने से बच्चा में सक्रियता बढ़ जाती है, ये तो आपको पता है। उनके मानसिक और शारीरिक विकास भी इससे होता है खेलने से। और शिक्षण पद्धति में खेल पद्धति को मूल रूप से हम लोग विकास और वृद्धि को मनोवैज्ञानिक आधारित शिक्षा मानते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। विकास वृद्धि मनोवैज्ञानिक शिक्षा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रश्न, देखिए आपके स्क्रीन पे ये जाता है आपका, देखिए ये है प्रश्न संख्या 3। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थितियां के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का सदृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने के प्रतिक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता का नियम। तो क्या होगा इसका आंसर? आप देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सीखने का प्रभाव का नियम। अब सीखने का प्रभाव का नियम क्या होता है? तो अतीत की जो समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति जो प्रतिक्रिया आती है उसे ही हम लोग सीखने का प्रभाव इफेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का, कह रहा है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया मानसिक विकार है, गणितीय विकार है, पठन विकार है, व्यवहार संबंधी विकार है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नंबर एकदम पठन संबंधी है। डिसलेक्सिया पठन से संबंधित है। डिसलेक्सिया के बारे में समझेंगे। डिसलेक्सिया अधिगम जो है विकलांगता के लिए ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं और इसका मुख्य रूप से जो है वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाई के रूप में होता है। और हम लोग इसको जो है यह जो है प्रणाली को पढ़ने में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न करती है, यानी पठन संबंधी विकार है। नेक्स्ट 5 नंबर है, विशेष अवस्था वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष विद्यालयों की विशेष शिक्षा के द्वारा।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1 नंबर, अनसमान बच्चों के साथ ही कराना चाहिए। विशेष स्पेशलिस्ट बच्चों की बात कर रहा है, स्पेशल। तो विशेष अवस्था वाले बच्चों जो होते हैं वह समान रूप से बच्चों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि विकास विद्यालय के इन्वायरमेंट, शिक्षक के प्रति व्यवहार में सुधार की जाना चाहिए और उनकी मानसिकता उसे पिछड़े छात्र या जो बालक हैं के द्वारा विशेष ध्यान दिया भी जाना चाहिए। इसलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना जरूरी है। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी को उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विधि तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी का भाषा का प्रयोग करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका नंबर हो जाएगा 2, विद्यार्थी को बुद्धि और औसत विद्यार्थी को उपाधि देना। आकलन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आखिर शिक्षक जो आकलन को उपयोगी कर रहा है कि रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि विद्यार्थी की बुद्धिमानी जो है औसत विद्यार्थी की उपाधि देते समय सचेत रहना चाहिए, अन्यथा बालक में निराशा उत्पन्न हो जाती है। जब भी उपाधि या कोई भी हम उपाधि गिफ्ट वगैरह देते हैं, इस सब में हमको सचेत रहने की बात है। नेक्स्ट है 7 नंबर का है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है सृजनात्मक विचार, दूसरे के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में मान्यता और जिज्ञासा। ये तो आप क्लियर दिख रहा होगा कि दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे तो नहीं होगा। आखिर क्यों है? क्योंकि वह जो है नवीनता सृजन के गुण जैसे नहीं होता है। इसलिए विद्यालय स्तर जो स्थान जो है यह किसी विशेष को गणित, कला के, विज्ञान, सामाजिक के विशेष रूप का योगदान नहीं माना जाता है झगड़ा करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। तो देखिए दूसरे से झगड़ा नहीं करना। अब 8 नंबर है कि बच्चों के बारे में अपनी ही समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। बच्चों के बारे में अपनी समझ का सृजन करता है। तो आप जानते हैं पियाजे, पॉलक, कोहलबर्ग्स, स्किनर। तो आपने ऑलरेडी इसका क्या होगा, जब कर है समझ के विकास कर, चाहे सृजन है, कंजेनिटिव की बात कर रहा है, क्रिएटिव कर रहा है। तो जीन पियाजे साहब ने दिया था। जीन पियाजे साहब के बारे में आप जानते हैं कि वे स्विट्ज़रलैंड के ही थे और उन्होंने ही मानसिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांतों का नाम दिया था और उनके बच्चे दुनिया के बारे में समझ और सृजन के विकास की बात कही थी और इन्होंने 4 स्टेप भी दिया था। चलिए उस पर बाद में चर्चा करेंगे। कृतिका अक्सर 9 नंबर है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। इस दर्शाता है कि विद्यालय, अब ऑप्शन में है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देती है। शिक्षकों को यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो होगा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि कृतिका घर में जो होती है अधिकतर ज़्यादा नहीं बात करती है, क्योंकि वह हो सकता है कि उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया जाए, जबकि उसके है स्कूल में जो है उसकी बातों पर ध्यान दी जाती हो। यानी विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है तभी तो वो करेगी, इसलिए विद्यालय में काफ़ी बात करती है जबकि घर पे कम करती है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध? शिक्षा, समाजशास्त्रीय, सामाजिक दर्शन, मीडिया, मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा और मनोविज्ञान। आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो होते हैं शिक्षण, अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, संवेशन, चरित्र विकास, वृद्धि, व्यक्ति सृजनात्मक रुचि इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ये सभी विषय वस्तु शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का अवसर प्रदान करती है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा सा धुंधलीपन होगा इसलिए आप सुन लीजिए। सीखने की प्रतिक्रिया से अभिप्रेरित है, शिक्षार्थी की स्मरण शक्ति का पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी 4 होगा। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रोचक का विकास करती है, यानी मोटिवेशन। अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन किसी भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और सीखने की यह आंतरिक ऊर्जाओं या आवश्यकता जो भी होती है पर्यावरण की उपस्थिति भिन्न भिन्न आदर्शमुखी लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने का काम करता है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास भी करता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना समृद्धि हो सकती है। वस्तु दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रतिक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में अधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाए कि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों का कक्षा लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और उनके संपूर्ण सुगम बनाए रखना चाहिए। इसलिए 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि वह जब तक इंटरनल उसकी वास्तविकता जीवन से नहीं जोड़ा जाएगा। और जैसे मैं इंटरनली हम लोग क्या है, शिक्षक अपने छात्र को जो है उचित ढंगों से सीखने के लिए पुरस्कारी सफलता उत्साह का प्रयोग करके छात्रों को सक्रिय बनाने का काम करता है। नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जाती है? शैक्षिक संस्था की एकमात्र संस्था जहां अधिगम प्राप्त होती है। सीखना एक व्यापक प्रतिक्रिया सीखना लक्ष्योन्मुखी होती है। अन्य अधिगमों भी सीखने की प्रतिक्रिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। शैक्षिक संस्था एकमात्र संस्था है जहाँ अधिगम प्राप्ति होती है। जो सीखना जो है यह लक्ष्योन्मुखी होती है, जो जीवन पर्यंत चलने वाली यह प्रक्रिया भी मानी जाती है। और यह समाज हेतु घर पड़ोसी जो भी परिवेश औपचारिक रूप से अधिगम का संभव होना है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित में क्या हो जाएगा? तो आप पढ़ लेंगे ऑप्शन, नहीं तो सुन लीजिए। को निचले स्तर के विद्यार्थी को छूट मिलनी चाहिए। माता पिता और मित्रों के द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने के लिए सहायता देनी चाहिए। के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। कक्षा में पर विशेष व्यवहार की जानी चाहिए। यह होगा आपका नंबर 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या? 3 नंबर होगा। कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध भी करानी चाहिए। कक्षा में प्रत्येक के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। और कक्षा में यदि कोई दृष्टिबाधित छात्र है तो उसके साथ भी समान जैसे छात्रों का व्यवहार किया जाना भी उचित है, ताकि दृष्टिबाधित छात्रों को देखने में असमर्थ होती है। अतः कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता है उस विषय की सीडी, ऑडियो, कैसेट आदि उन्हें सहायता पूर्वक उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वह उसकी मदद के विषय वस्तुओं को तत्वों को भली भांति समझ सके। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य की दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषयों को ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता। देखिए, अब इसमें जो विद्यार्थी जो होते हैं विद्यालय स्तर पर कुछ जल्दी बातों को ग्रहण कर लेते हैं और कुछ देर से करते हैं। इसलिए छात्रों के समान रूप से आगे बढ़ने के लिए शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता का होना एकदम बहुत ज़रूरी है। गड़बड़ाना भी नहीं चाहिए टीचर को। चलिए, एक है कि वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं को, घटनाओं को विषय में चिंतन प्रारंभ करते हैं। तो ये देखिए, पियाजे का 4 स्टेप है। संवेदी प्रेरक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है। संवेदी प्रेरक अवस्था जिसको 0 से लेके 2 बोलते हैं। औपचारिकता ये हो गया सबसे ऊपर है, यानी पूर्व संक्रियात्मक इसके बाद होगा, जो होगा आपको 2 से लेकर 7 तक, और मूर्त संक्रिय 7 से लेकर 11, और औपचारिक हो 7 से ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16 नंबर का 4 नंबर हो जाए मूर्त संक्रियात्मक। अब देखिए क्या है, अब बालक जो है कर्मिक विकास तो करता ही है, जिन पियाजे का 4 स्टेज है। इंद्रिया गामक अवस्था जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर, जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक है। और है उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष तक होता है। उसके बाद तो अमूर्त संक्रियात्मक जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। 11 वर्ष से आगे से यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 के बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विविधीकरण, वर्गीकरण करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है, और उसका चिंतन अभी भी अधिकतर क्रम और तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है।
कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठता है और चर्चा करता है कि सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप में पढ़ता है। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निपटाने का निम्न से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो इसमें सबसे बेहतर की पूछ रहा है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वह उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावक को उस विद्यालय के अपने बच्चों को निकाल लेनी चाहिए। तो क्या होगा आंसर आपका इसका ऑप्शन 3 हो। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या का चर्चा करनी चाहिए, यही होगा। यदि एक अध्यापक जो है लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देता है तो इससे छात्रों में अनजाने भय की समाप्ति हो जाती है। छात्र अपने ही साथी के साथ बैठकर सामूहिक चर्चा, पठन आदि कार्यों में लीन दिखाई दे सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, छात्रों के कुछ अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है जिससे उनके बिगड़ने की संभावना। किंतु इस स्थिति में अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, यह है 18 नंबर का। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने के अंतर्दृष्टि है तो देखिए गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, पॉलक, वाइगोस्की, जीन पियाजे। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपको नंबर 1 गेस्टाल्टवादी सिद्धांती है, क्योंकि यह अंतर्दृष्टि है अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी माने वैज्ञानिकों ने दिया था। और यह वैज्ञानिक में से कौन थे? वाल्दी, मियर, कोहलर, कोप्ता और लेविन के नाम से विशेष रूप से यह नाम जाना जाता है, जिन लोग के गेस्टाल्टवादी थे। और यह जर्मन का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक आकृति को पूर्णता या समग्रता के रूप में लेना। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए कोहलर ने चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था। यह कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है 19 नंबर, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था का पहचान किया कोहलर द्वारा, एरिक्सन, स्किनर और पियाजे। तो बहुत सिंपल सा है, आप जान सकते हैं कि जीन पियाजे ही दिया था 4 स्टेज, और 4 स्टेज आपको पता भी है, जो कि है यह जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। बिल्कुल सही है, आपने पिछले भी पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चों ने अपने कहा कि समय वयस्क समूह को सक्रिय सदस्य हो जाता है? किशोर का, प्रौढ़ का, पूर्व बालावस्था और बालावस्था का। तो क्या हो जाएगा? एक में है किशोरावस्था का। किशोरावस्था 12 से 18 होती है। किसी व्यक्ति के बालावस्था प्रौढ़ अवस्था के बीच विकास या संयोजन की अवस्था होती है, जिसमें परिवर्तन की क्रांतिकारी प्रतिक्रिया रूप से होती है, और इस अवस्था में व्यक्ति अपने ही समूह सक्रिय सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बच्चों की सीखने की प्रतिक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, अग्र उन्मुखी, सहानुभूति और तटस्थता क्या होनी चाहिए, निभानी चाहिए? तो यह माता पिता को बच्चों को अग्र उन्मुखी निभानी चाहिए, यानी 2 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्नों पे चलेंगे हम लोग। 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रतिक्रिया, यह विचार किसने दिया था? तो अंत संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंत एकीकरण का सिद्धांत है। तो क्या होगा इसका? 2 हो जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत है, विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, या क्या है? निरंतरता को है, कभी समाप्त नहीं होने प्रक्रिया है, यह निरंतर चलेगी, इसलिए वह निरंतरता का सिद्धांत है। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया गया है? खेल का मैदान, विद्यालय, कक्षा पर और पर्यावरण, सभागार और घर। तो इसका आंसर जो है दिख ही रहा होगा, विद्यालय और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट होगा। खेल के मैदान संबंधी बच्चों के शारीरिक और सामाजिक विकास होते हैं। सभागार संबंधी जो है, सभागार में जो होगा बच्चों का भाषीय और मानसिक विकास हो सकता है। घर में जो होता है बच्चों का क्या होगा? संवेगिक और सामाजिक विकास हो सकता है। विद्यालय और कक्षा पर्यावरण का संबंध बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से है।
तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा विद्यालय और पर्यावरण। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? वह बच्चा जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखता है। बुद्धिमान यानी प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीकों से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, और वह मूर्त रूप से सोचता है तथा वह नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, और निबंध को बहुत जल्दी रटने की क्षमता भी बुद्धिमान बच्चों को लक्षण नहीं माना जा सकता है। समान रूप से वह निबंध को जल्दी रट सकता है, जल्दी रटने के आधार पर किसी बच्चे को बौद्धिक क्षमता आकलन नहीं किया जा सकता है, इसलिए निगेटिव है, तो आंसर निगेटिव ही होगा। वह कि जल्दी निबंधों को रट लेता है, यही होगा आंसर। अब देखिए प्रश्न 25 नंबर। अब कह रहा है कि डैश को एक अभिप्रेरित परीक्षण का संकेत माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, कक्षा द्वारा किए गए उपचारात्मक कार्य, और विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 3, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरणा का संकेत माना जाता है। अब देखिए क्यों। अभिप्रेरणा जो है विद्यार्थी पढ़ाई के अन्य कार्यों के लिए रुचि पैदा करना तथा उन में जोश भरने की कला है। छात्र यदि अध्यापक से प्रश्न पूछता है तो यह अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है, क्योंकि छात्र द्वारा प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करना अभिप्रेरणा का एक उदाहरण कहलाता है। 26 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? देखिए निगेटिव है, क्या है? नहीं है। तो सामाजिक अनुदान अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुधार की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य संगीतों की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकालना होगा, और यह शरीर को वह निकालता है, इसलिए होगा। चलिए 27 नंबर, मन का मानचित्र संबंधित है। बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीकी से सहायक कार्यों की क्रियाओं योजना से मन का चित्र बनाने से मन का क्रियाशीलता पर अनुभव होती है। तो यह होगा, इसका भी 4 नंबर ऑप्शन हो जाए। मन का मानचित्र मन की क्रियाशील पर अनुसंधानों से प्रेरित होती है। उसके बाद है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो इसका हो जाएगा आपको क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग, महंगाई, चमत्कारी सामग्रियों का प्रयोग नहीं, सरलता और रोचक सहायक पर हो सकता है, कहानी कथन पद्धति। तो इसमें बेटर जो है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि शिक्षा के प्रतिक्रिया के दौरान छात्र कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे परिस्थिति विशेष रूप से प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने की तथा उन्हें दूर करने का सबसे बेहतर तरीका सीखता के रूप में ही विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग होना चाहिए। छात्र को योग्यता के अनुरूप शिक्षक खेल विधि करके सीखना और निरीक्षण द्वारा सीखना, योजना विधि, खोज विधि का प्रयोग करता है। अब 29 में है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने के संबंधित समस्याओं को निम्नलिखित में से सबसे बेहतर क्या होगा? तो इसका 28 का क्या होगा? 28 का जो होगा आपका हो गया 29 सॉरी। अब देखिए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा का अमूर्त संकल्पनाओं को विशेष में तार्किक चिंतन का आरंभ करता है? ये देखिए 4 अवस्था है जिन पियाजे का अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रिया 7 से 11, औपचारिक है 11 से ऊपर है, संवेदी है 0 से 2 है, पूर्व संक्रिया 2 से 7 है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका नंबर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, कि इस अवस्था में बच्चा मूर्त संक्रियात्मक विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, और इसी अवस्था में बच्चों का मूर्त संकल्पना में काफ़ी तेज हो जाती है। निम्नलिखित में कौन से सृजनात्मक का पोषण करता है? तो कौन सा करेगा? तो इसका जो हो जाए ऑप्शन, प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर जातीय प्रतिभाओं का पोषण करना और प्रश्नों को करने की अवसर उपलब्ध कराता है। यानी देखिए सृजनात्मक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए एक छात्र के भीतर छुपी हुई प्रतिभा सामने आती है। कई बार छात्र
कई बार छात्र में अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब जानते हुए भी जवाब देने से संकोच करते हैं। कई बार मन में प्रश्न उठने पर भी मौन रहता है। सृजनात्मक का वह गुण है जो प्रत्येक विद्यार्थी को अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्नों को करने तथा जवाब देने का अवसर प्रदान करते हैं। थैंक यू, सभी को धन्यवाद। और प्लीज़ जो नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट करना ना भूलेंगे। जो भी मैंने PDF डाला है या PDF चाहिए वो कमेंट करेंगे, मैं PDF भेजूँगा। फिर आप अपना आंसर को, यह एनालिसिस किया हुआ प्रश्न है, कॉपी कलम के साथ में आप उसको मिलान भी कर लेंगे कितना हो रहा है बेहतर। और प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट, मैं बार बार करना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। और जहाँ टॉपिक पर जो प्रॉब्लम आएगी वहाँ कमेंट करना ना भूलेंगे। इसलिए चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सब किसी को।